हेलो बच्चों, आज हम आपके चैप्टर भूमंडलीय कृत विश्व का बनना के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है उसमें, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब है कि पूरी दुनिया के जो देश हैं उनका इस तरीके से एक दूसरे से संबंध बनना, जैसे कि एक तो छोटे समाज में होता है। पहले हमें पता है कि विश्व में जो देश थे वो दूर 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 लगते थे। जब आने जाने के जो साधन है, परिवहन के साधन है, अच्छी तरीके से विकसित नहीं थे, तो दुनिया के जो देश थे वो दूर दूर दिखाई देते थे। लेकिन जब से परिवहन के साधनों में का विकास हुआ है, परिवहन के साधनों का विकास हुआ है, उसके बाद जो विश्व है एक छोटे समाज के रूप में परिवर्तित हो गया है। और आप वैश्वीकरण का मतलब एक छोटा सा भी लिख सकते हो कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। दुनिया के जो अलग अलग देश है उनके बीच में संबंध बनना, चाहे वो व्यापार के लिए हो या एक दूसरे का किसी बात में सहयोग करने के लिए हो, और दुनिया के एक होने की, तेजी से एक होने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। आपको भी पता है कि आज चाहे कोई देश है चाहे कोई व्यक्ति है, वो पैसा कमाना चाहता है और पैसा कमाने के लिए व्यापार करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की या किसी देश की कोई वस्तु अपने देश से बाहर के देशों में भी डिमांड होती है, तो वो वहां तक भी अपनी वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहता है। अ, ऐसा भी करता है कि अगर अपने देश के उद्योगों में वस्तुएं बना के अपने देश के लोगों को देता है, और जिस देश की मतलब कि जिस देश के लोग उसकी वस्तु की डिमांड करते हैं, उस देश को वस्तुएं प्रोवाइड करने के लिए या बेचने के लिए उसी देश में जाके लोग उद्योग लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आज का जो समाज है या पूरी दुनिया है, उसमें व्यक्ति व्यक्ति से और देश, एक देश दूसरे देश के साथ अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा रहा है। जब व्यापार करने लोग एक जगह से दूसरी जगह, चाहे समुद्र के रास्ते से जाए चाहे जमीन के रास्ते से जाते हैं, तो क्या होता है, जब दो देशों के लोग मिलते हैं तो उनकी संस्कृतियां अलग अलग होती हैं, यानी कि उनका बोलने का ढंग, उनकी भाषा, धर्म, म्यूजिक सब अलग अलग होता है। लेकिन जब वो एक दूसरे के देश में जाते हैं तो संस्कृतियों का लेन देन भी हो जाता है, एक दूसरे की वो भाषा सीख जाते हैं, एक दूसरे का पहनावा अगर उनको अच्छा लगता है तो वो भी पहनना शुरू कर देते हैं। खान पीन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध एवं तीव्र, यानी कि तेजी से एक होने की प्रक्रिया, जो विश्व के देश है जहाँ लोग एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। आप इतना एक लाइन का आंसर भी लिख सकते हो। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक लेन देन चल रहा था। हम जब इस चैप्टर को आगे से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो वैश्वीकरण, जहाँ पूरी दुनिया है, वो पूरी दुनिया के जो देश हैं वो एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, सांस्कृतिक लेन देन कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा तेजी से होने लगा, जो विश्व स्तर पर व्यापार या इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार है, वो 50 साल से ही दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें इस चैप्टर में कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए गए हैं जिससे हम कह सकते हैं कि जो ये व्यापार था, जो वैश्वीकरण था, ये जो लेन देन हो रहा था, व्यापारिक लेन देन हो रहा था दुनिया के लोगों या देशों के बीच में, ये 50 साल से पहले भी होता था। हमारे पास इसी चैप्टर में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि 50 साल से पहले भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, चाहे वो समुन्द्र के रास्ते से जाते थे चाहे जमीनी रास्ते से। तो इस चीज का सबसे बढ़िया उदाहरण
तो हमारे पास सिल्क रूट है, 50 साल से पहले भी होता था। मतलब कि हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि 50 साल से पहले भी दुनिया के देशों या लोगों के बीच में आपसी संबंध थे। ऐसा नहीं है कि 50 साल से ही ये संभव, लेकिन ये कह सकते हैं कि 50 सालों से ये बहुत तेजी के साथ लोग अपने, दुनिया के जो लोग हैं, एक दूसरे से व्यापार करने लगे हैं, संबंध बनाने लगे हैं, एक देश से जाके दूसरे देश में रहने लगे हैं। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर के भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। आपने भी पढ़ा है, सिल्क रूट है। सिल्क रूट के द्वारा चाइना का सिल्क पश्चिमी देशों में जाता था, और यूरोप के लोग हमारे एशिया महाद्वीप में आते थे, अफ्रीका में आते थे। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण, बढ़िया उदाहरण है सिल्क रूट के, जो हमें इस चीज का के बारे में बताते हैं कि 50 सालों से पहले भी दुनिया के लोगों में या दूर दूर के भागों या देशों में व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध पाए जाते थे। और ये मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही पाए गए हैं, अस्तित्व में है। मतलब ईसा पूर्व के समय से लोग इन रास्तों से एक देश से दूसरे देश में जाते थे। और 15वीं शताब्दी, यानी कि आज से सात सात शताब्दी पीछे, 15वीं शताब्दी तक ये जो सिल्क रूट थे अस्तित्व में थे। और इसका एक और उदाहरण कि 50 साल से पहले भी दुनिया के देशों के बीच में व्यापार होता था और संस्कृतियों का लेन देन होता था। पहला उदाहरण है जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान में पाई जाती थी। सभ्यता मतलब इसमें हमें खुदाई में कुछ ऐसे ऐसी बिल्डिंगें मिली हैं, ऐसे औजार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, जो कि हमारे से भी ज्यादा बढ़िया तरीके से घर बनाते थे। पानी का निकास वगैरह अच्छा होता था उनका, और जो सड़कें बनाने का उनका जो तरीका था वो हमसे भी अच्छा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान और भारत के कुछ भागों में पाई जाती थी, लेकिन 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से जो भारत में पाई जाने वाली सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वो उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसको आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। लेकिन हम भी एशिया का हिस्सा हैं, लेकिन पश्चिमी एशिया के हमारे भारत में पाई जाने वाली सभ्यता के कुछ अंश हमें वहां से भी मिले हैं, पश्चिमी एशिया के देशों से भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि 50 साल से ही नहीं, उससे पहले भी लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे। ये था पहला उदाहरण कि 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। दूसरा उदाहरण है, 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौडियां, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं। 1000 साल से पहले, यानी कि 10 शताब्दी पहले भी मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, द्वीपीय देश है, जो लक्षद्वीप के नीचे है। इस समुद्र में जो कौडियां पाई जाती थी, जिनका मालदीव के लोग पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, वो चीन और पूर्वी अफ्रीका तक भी पहुंचती रही हैं। मालदीव जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है, उसकी कौडियां भारत के ऊपर चाइना, वहां पर भी मिली हैं, और भारत के नीचे अफ्रीका है, वहां पर भी। हाँ, अफ्रीका भारत से थोड़ी दूरी पर ही है। भारत हिंद महासागर पार करते हुए भारत के नीचे अफ्रीका है, लेकिन भारत के ऊपर चाइना है।
लेकिन मालदीव भी भारत का पड़ोसी देश ही है। तो इसकी जो कौडियां हैं, मालदीव की कौडियां चाइना और पूर्वी अफ्रीका तक भी से मिली है। तो इससे हमें इस बात का साक्ष्य मिलता है, या प्रूफ मिलता है, कि 50 साल से पहले भी लोग एक देश से दूसरे देश में, या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते थे। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि पहले धीरे धीरे होता था ये वैश्वीकरण, लेकिन अब 50 साल से जब से परिवहन के साधनों में ज्यादा विकास हुआ है, तो उसके बाद ये ज्यादा तेजी से होने लगा है। विश्व स्तर का जो व्यापार है या सांस्कृतिक लेन देन है। तीसरी उदाहरण हम पढ़ते हैं, बीमारी फैलाने वाली। जैसे कि हमने अभी कोरोना था, कोरोना आपको पता है कैसे दुनिया में फैल गया। ऐसे ही ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि 7वीं शताब्दी में कि जो लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, वो अपने साथ अपनी बीमारी के कीटाणु भी फैला फैला देते हैं। लेकिन 7वीं शताब्दी तक ये चीज निश्चित नहीं थी, मतलब प्रूव नहीं हुई थी, यह सिद्ध नहीं हुआ था कि हाँ लोग अपनी बीमारी के कीटाणु भी अपने साथ साथ फैला देते हैं दूर दूर तक जहां जहां वो जाते हैं। लेकिन 13वीं शताब्दी में इस चीज का पक्का प्रूफ या परिणाम मिल गया था कि हाँ, अगर कोई बीमार व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में या दूर स्थानों पर जाता है, तो वो अपनी बीमारी के कीटाणु भी दूसरे दो लोगों को दे आता है, जिनके संपर्क में आता है या जिनको वो मिलता है। तो आपको ये अगर आ जाए कि आप कैसे सिद्ध कर सकते हो या कह सकते हो कि 50 साल से पहले भी दुनिया के दूर दूर भागों में लोग लेन देन करते थे या दुनिया के देश एक दूसरे के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए हुए थे उन्होंने। तो ये तीनों उदाहरण देंगे कि कैसे हमारी भारत में पाई जाने वाली सिंधु घाटी की सभ्यता पश्चिमी एशिया के देशों से जुड़ी हुई थी। दूसरे में हमने मालदीव की कौडियां जो चाइना, भारत के पड़ोसी देश चाइना से मिली है तो दोनों ही मालदीव और चाइना दोनों ही पड़ोसी देश है हमारे। लेकिन मालदीव नीचे आ जाता है भारत के, चाइना ऊपर। तो इसका मतलब मालदीव के लोग चाइना में व्यापार करने गए होंगे, तभी तो वहां की कौडियां वहां पर मिली हैं। और मालदीव की कौडियां दक्षिण अफ्रीका में भी मिली है। तो इसका मतलब मालदीव के लोग दक्षिण अफ्रीका में भी व्यापार करने जाते होंगे। और आपको बीमारी फैलाने वाली उदाहरण भी बतानी है कि लोग बीमारी भी फैलाते थे। 7वीं शताब्दी में इसके हमें कुछ उदाहरण मिले हैं, लेकिन 13वीं शताब्दी में पक्का हो गया था कि हाँ जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो अपनी बीमारी भी दूसरे लोगों को दे आता है। आगे हम पढ़ते हैं कि सिल्क रूट किसे कहते हैं या रेशम मार्ग किसे कहते हैं। मैंने इस क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं मैंने उनको आसान कर दिया है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन जो रेशम के मार्ग थे, इससे लोग क्या करते थे आधुनिक काल से पहले के युग में। आधुनिक काल तो अभी 19वीं शताब्दी से लगा लो। तो आधुनिक काल से पहले के युग में, आधुनिक काल जब से मशीन मशीनी युग आया है, इसको आधुनिक काल कह लो, 18वीं शताब्दी में आ गया था। लोग जब से तेज हो गई दुनिया, आने जाने के साधन तेज हो गए हैं, हर चीज को हम आसानी से और जल्दी कर लेते हैं। तब से हम आधुनिक, जैसे 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने मशीनें लगा के आधुनिक युग की शुरुआत करी थी। तो आधुनिक काल से पहले जब मशीनें नहीं थी, इंजन नहीं थे, तेज रफ्तार की गाड़ियां नहीं थी, उससे पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित जो स्थान थे, जब भाग थे, के बीच भी व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, सिल्क मार्ग के रूप में दिखाई देता है हमें।
सिल्क रूट से ये पता चलता है कि आधुनिक काल से पहले भी दुनिया के दूर दूर स्थित जो भाग थे वो व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस चीज के बारे में हमें सिल्क रूट से पता चलता है। जो सिल्क मार्ग है, नाम से ही पता चलता है कि इस मार्ग से जो पश्चिम के देश हैं, इंडिया के वेस्टर्न साइड पर जो देश या महाद्वीप आते हैं, वहां पर जो चाइना का सिल्क जाता था उन देशों में, चाहे यूरोप महाद्वीप है चाहे अमेरिका महाद्वीप है, वहां पर जो चाइना में पैदा होने वाला सिल्क जाता था वो इन्हीं रास्तों से जाता था, इसलिए इनका नाम सिल्क रूट पड़ गया। अब जब पढ़ते ये कहाँ पे है सिल्क रूट, एक तो हमें सिल्क रूट से ये पता चल गया कि आधुनिक काल से पहले भी सिल्क रूट के द्वारा दुनिया के दूर दूर के देशों ने आपस में व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क बना रखे थे। दूसरा, इसका जो नाम है इसलिए सिल्क रूट पड़ा है क्योंकि चाइना से, जो चाइना का सिल्क है वो यूरोप के देशों में या और अमेरिका के देशों में इन्हीं रास्तों से जाता था, तो इसलिए इनका नाम सिल्क रूट पड़ गया। और जब ये ऐसा नहीं है कि सिल्क रूट ओनली लैंड के ऊपर है, जमीन के ऊपर है, ये समुद्र के रास्ते से भी जाते हैं। तो जमीन या समुद्र से होकर जाने वाले ये रास्ते ना केवल एशिया के विशाल, एशिया वो सबसे बड़ा वो है महाद्वीप है, एशिया के अलग अलग देशों को ही ये सिल्क रूट जो समुद्र के रास्ते से या जमीन से होकर जाते हैं ही नहीं जोड़ते। एशिया के अलग अलग देशों को ही ये सिल्क रूट नहीं जोड़ते हैं, बल्कि ये एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते हैं। तो जमीन या समुद्र से होकर जाने वाले ये जो सिल्क रूट है, ये एशिया के अलग अलग देशों को तो आपस में जोड़ते ही हैं, इससे इसके अलावा एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी, हमें ये भी याद पता होना चाहिए कि जो सिल्क रूट है कब हमारे सामने आए और कब ये खत्म हुए। तो ईसा पूर्व के समय में ही ये सामने आ चुके थे और 15वीं शताब्दी तक ये लोग इनका इस्तेमाल करते रहे हैं। उसके बाद तो आपको पता ही है, अब तो बड़े बड़े शिप चल पड़े हैं जो बड़ी जल्दी हमें पहुंचा देते हैं एक देश से दूसरे देश में, एरोप्लेन चल पड़े हैं। तो 15वीं शताब्दी तक जब तक परिवहन के साधनों का अच्छी तरीके से विकास नहीं हुआ था तो सिल्क रूट्स का ही लोग इस्तेमाल करते थे। और इस इन रास्तों से जो सिल्क रूट है इनके द्वारा ओनली रेशम या सिल्क ही पश्चिमी देशों को नहीं पहुंचाया जाता था। यहाँ की चीनी पॉटरी भी, जो चाइना की चीनी पॉटरी थी जिससे कप प्लेट्स बनती हैं, वो भी इन्हीं रास्तों से जाती थी। और इसी रास्ते से भारत में दक्षिण पूर्व एशिया के और हमारे भारत के जो मसाले हैं, यूरोप के जो लोग हैं, यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, वहां पर ठंड पड़ती है तो उनको हम मसाले चाहिए होते हैं। और हमारा जो भारत का कपड़ा है वो भी पॉपुलर था, प्रसिद्ध था। तो हमारे भारत के मसाले और जो कपड़े थे वो भी इन्हीं रास्तों से दूसरी दुनिया के देशों को भेजे जाते थे। इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया, भारत भी दक्षिण एशिया का दक्षिणतम भाग है, तो भारत और एशिया के दक्षिण पूर्व के जितने भी देश थे उनके द्वारा कपड़ा और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। भारत और दक्षिण और पूर्व एशिया के जो देश थे वो भी वही चीजें बेचते थे जो चीजें भारत बेचता था, कपड़े और मसाले ओनली भारत ही नहीं बेचता था, दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी बेचते थे। और वो अपने इन चीजों को, मसालों और कपड़ों को, भारत दक्षिण पूर्व एशिया के देश कपड़े और मसालों को मतलब यूरोप और अमेरिका वगैरह भेजने के लिए इन्हीं रास्तों के से गुजरते थे।
इनको हम सिल्क रूट कहते हैं। वापसी में अब हमने मसाले और कपड़े, चाहे भारत है, चाहे दक्षिण एशिया है, चाहे पूर्वी एशिया है, उन देशों ने पश्चिमी देशों को, यानी कि यूरोप और अमेरिका को, अपने कपड़े और जब मसाले बेचे तो उसकी जो पेमेंट थी वो सोने चांदी के रूप में इन्हीं रास्तों से हमारे पास आती थी, यूरोप से एशिया पहुंचती थी। हम एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश और भारत के लोग यूरोप के लोगों को जो मसाले और कपड़े भेजते थे बेचने के लिए, उनके जो पेमेंट होती थी सोने चांदी के रूप में, वो भी इन्हीं रास्तों से भारत आती थी। इन रास्तों से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। मतलब व्यापार करने गए लोग खुद भी अपनी जो भी खान पान, पहनावा, म्यूजिक, धर्म होता था उस व्यक्ति तक पहुंचा देते थे जो इनसे व्यापार करता था, और उसकी भाषा और धर्म को खुद अपना लेते थे। व्यापार भी करते थे इन्हीं रास्तों से, और एक दूसरे की संस्कृतियों का ज्ञान भी उनको हो जाता था। फिर इन रास्तों से व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। आपने ये लिखना है, ये आसान पॉइंट बना दिए मैंने। शुरुआती काल ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। शुरुआत में ईसाई मिशनरी, पहले क्या होता था, अलग अलग हमारे दुनिया में 8 धर्म पाए जाते हैं, और 8 धर्मों के मानने वाले लोग हमारे भारत में रहते हैं। तो इसका मतलब इन्हीं रास्तों से सिल्क रूट, चाहे वो समुद्री रास्ते हैं चाहे जमीनी रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों से अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अपने धर्म का प्रचार करने के लिए एक देश से दूसरे देश गए होंगे। ऐसे ही ईसाई मिशनरी ही भी इन्हीं रास्तों से हमारे महाद्वीप एशिया में आए होंगे, और मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले होंगे। और इससे भी बहुत पहले पूर्व भारत में, हमारे पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म का पैदा हुआ था, जब विकास हुआ था। ये बौद्ध धर्म भी भारत से निकलकर बाकी देशों में, जो दुनिया में फैला है, तो वो भी सिल्क रूट के द्वारा। तो 8 धर्म है, 8 धर्म के लोग भारत में रहते थे, इसका मतलब सभी धर्मों के लोगों ने इन्हीं रास्तों से जाकर अपने धर्म का फैलाव किया। तो मेन हमने ईसाई मिशनरी की बात करने के, ईसाई मिशनरी भी इन्हीं रास्तों से एशिया में आए होंगे। मुस्लिम धर्मोपदेश के भी इन्हीं रास्तों से पूरी दुनिया में फैले होंगे। और ऐसे ही जो भारत के पूर्व भारत में बौद्ध धर्म जन्मा था, उसकी जो विविध शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की, वो भी पूरी दुनिया में इन्हीं रास्तों से फैली होंगी। तो मैं आपको मैप भी दिखा देती हूँ। ये रहा मैप। इस मैप में आप समझ सकते हो कि ये रहा भारत। तो जैसे मैंने आपको 3000 ईसा पूर्व वाली बात बताई थी कि यहाँ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर फैली, भारत में यहाँ पर। लेकिन इसकी इसकी कुछ चीजें यहाँ पर एशिया के देशों में भी, ये है पश्चिमी एशिया। सिंधु घाटी सभ्यता इन देशों से भी जुड़ी हुई थी, इसका मतलब यहाँ ये जाते होंगे इधर। और हमारे यहाँ भारत के ऊपर यहाँ पे चाइना है। चाइना, हमने पढ़ते हैं कि चाइना की जो रेशम था इन्हीं रास्तों से यूरोप में जाता था, और इधर भी जाता था पश्चिमी देशों में। और हम देखते हैं कि एशिया है जो सिल्क रूटों के द्वारा इधर पूर्वी अफ्रीका, ये वाला पूर्वी अफ्रीका से भी जुड़ा हुआ था, और एशिया यूरोप के साथ भी सिल्क रूट के द्वारा ही जुड़ा हुआ था। ये है पश्चिमी एशिया, ये है पूर्वी एशिया, ये है दक्षिणी एशिया। जब हम कहते हैं कि भारत पूर्वी एशिया, ये वाला पूर्वी एशिया, ये सारा दक्षिणी एशिया, और भारत अपने मसाले और कपड़े यहाँ पे यूरोप में भेजते थे, और फिर यूरोप वाले हमारी पेमेंट उन्हीं रास्तों से हमें इधर भेजते होते। और
ये है अमेरिका। अमेरिका के बारे में पढ़ लो कि अमेरिका के लोगों का किसी के साथ संपर्क नहीं था, ये अमेरिका हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये पूर्वी अफ्रीका है, ये पश्चिमी एशिया है, ये पूरा यूरोप है, ये पूर्वी एशिया है, ये भारत है, और ये पूरा दक्षिण एशिया है। तो अगर जब आप पढ़ते हो तो अपना दिमाग जब कोई पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, जब हमने देखते हैं ये मालदीव है, मालदीव की कौड़ियां हमने देखा था, मालदीव की कौड़ियां यहाँ पे चाइना में ही पाई गई हैं, मालदीव की कौड़ियां यहाँ अफ्रीका में ही पाई गई हैं। अगर वैसे आप सुनते हो तो समझ नहीं आता, तो मालदीव भारत के यहाँ पर है। और इधर तो संपर्क बना ही होगा, मालदीव के लोग, हमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने के लिए थोड़ी परमिशन, दिखने में जो मैप में कम लग रहा होगा, लेकिन ये दूरी ज्यादा है। तो मालदीव की कौटियां पूर्वी अफ्रीका में मिली है, मालदीव की कौटियां यहाँ पर भी मिली है। इसका मतलब लोग चाहे स्लो चलते थे, चाहे धीरे धीरे चलते थे, तो लेकिन एक जगह से दूसरी जगह वो जाती थी। ये हो गया हमारा, आपको समझ आ गया होगा। अगर बच्चों आपको अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। और अगर समझ आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।